हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मिशन शिक्षण संवाद द्वारा आयोजित पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम एनएमएमएस पेपर के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग के आगे के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार की एक आकृति आई हुई है। यहाँ पर जो डिफरेंट आकृति हैं वो एक पर्टिकुलर क्रॉप को, एक पर्टिकुलर फसल को दिखा रही हैं और यहाँ पर जो है उसी से संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह की जब आपको आकृति दिखे और प्रश्न दिखे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इधर मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ आपको लिखकर बताया हुआ होगा कि वर्ग जो है वो चना प्रदर्शित कर रहा है, तो ये वर्ग जो है इसको हम लिख लेंगे चना। जो वृत्त है, सर्कल है, वो आपको मक्का प्रदर्शित कर रहा है, इसको हम मक्का लिख लेंगे। चावल त्रिकोण द्वारा प्रदर्शित हो रहा है और आयत गेहूं प्रदर्शित कर रहा है, तो यहां हम लिख देंगे गेहूं। अब ये हमें अपनी फिगर क्लियर है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। चारों वस्तुओं की खेती किस क्षेत्र में की जाती है। तो इधर जो है हम वो वाला क्षेत्र ढूंढेंगे जहां पर चारों के चारों आकृति का मिलन हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो 7 नंबर है इधर बीच में, यहाँ पर त्रिकोण भी आ रहा है, वर्ग भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है और ये आयत भी आ रहा है। तो 7 हम ऑप्शंस में देखेंगे और उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र में गेहूं और मक्का की खेती की जाती है। तो गेहूं और मक्का हम देखेंगे और गेहूं और मक्का की खेती इस 4 नंबर वाले क्षेत्र में की जा रही है। तो 4 ऑप्शन को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं, किस क्षेत्र में केवल चावल की खेती की जाती है। तो चावल की खेती केवल 1 नंबर वाले क्षेत्र में की जाती है, तो 1 वाले विकल्प को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में केवल मक्का की खेती। मक्का की खेती 3 नंबर वाले क्षेत्र में, केवल 3 नंबर वाला क्षेत्र है, वहां सिर्फ मक्का होती है। तो हम 3 नंबर वाला विकल्प देखेंगे और उसको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस क्षेत्र में चावल और मक्का की खेती होती है। तो चावल और मक्का, जहां पर चावल और मक्का दोनों होते हैं, तो वो वाला क्षेत्र है हमारा ये 2 नंबर का। तो हम इसको इधर ढूंढेंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और अंकों का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इनमें हमें एक संबंध स्थापित करना है और उसी संबंध के आधार पर हमें यहाँ जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसको कैसे करेंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके लिए आपको इजोटी एक फॉर्मूला याद रखना है। EJOTY, where E is 5 5वें नंबर पर आता है, J 10, O 15, T 20 और Y 25वें स्थान पर। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला है हमारा सी हम देखेंगे ABC तीसरे नंबर पर आता है और के जे के बाद आता है के, तो 11वां नंबर है इसका। ठीक है, और इधर है हमारा JR, जे 10वें नंबर पर है। RST, टी से 2 पहले आता है, तो 20 में से हम 2 घटा देंगे, 18। तो अब हमें देखना है कि ये इन नंबर से 16 और 9 किस प्रकार बन रहा है। आइए देखते हैं। तो अगर हम C प्लस K करें तो आ जाएगा हमारा 3 प्लस 11, ये हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों, 14 को अगर हम आधा कर दें, उसको 2 से भाग दें, तो ये आ जाएगा हमारा 7। अभी हमारा कहीं से ये 7 तक नहीं पहुंच रहा है। इधर भी हम इतना फॉर्मूला लगा लेते हैं, J प्लस R, यानी कि 18 प्लस 10, ये हो गया 28। इसको भी 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, और 14 को देखिए 14 भी नहीं पहुंच रहा है हमारा यहाँ पर। हम एक चीज इधर नोटिस करें 7 और 14 में, कि अगर हम साथ में 2 जोड़ दें तो 9 आ जाएगा।
इसी प्रकार अगर 14 में हम 2 ऐड कर दें तो हमारा 16 आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला इधर एक बनकर आया है c प्लस के भाग 2 और इस पे पूरे में हम जोड़ दें 2। ये फॉर्मूला हम अभी आगे अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ भी ये फिट बैठेगा तो हम इसको अपना सोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा ओ एस, तो फॉर्मूला लगाएंगे O प्लस एस अपॉन 2 प्लस 2। ओ की वैल्यू 15, एस टी से जस्ट पहले आता है 19 भाग 2 प्लस 2। तो 15 में हम 19 जोड़ेंगे 34, 34 को 2 से हम भाग देंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17 प्लस 2 19। 19 आ रहा है, हाँ ये हमें 19 दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा एक पैटर्न बना है कि हमने इन दोनों अक्षरों की वैल्यूज को हमने ऐड करा, 2 से भाग दिया और उसमें 2 जोड़ दिया तो ये आ रहा है। इसी प्रकार सेम फॉर्मूला इधर लगाया तो ये आ रहा है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है और इधर से ये वाली वैल्यू आएगी। तो अब हम अपना आंसर पर आएंगे। यहाँ पर के प्लस एम अपॉन 2 प्लस 2। के की वैल्यू जे के बाद के यानी कि 11 प्लस जे के बाद के एल एम 11 12 13 अपॉन 2 प्लस 2। 11 में हम 13 जोड़ेंगे आएगा हमारा 24। 24 को हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 12 और 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 16। 12 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 14। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए 14। ठीक है, अब हमारे को ऑप्शन वैसे यहाँ दिख रहा है ये, तो हमारे अकॉर्डिंग ये सही है, पर एक बार हम इसको पीवी भी सॉल्व कर लेंगे। p प्लस बी अपॉन 2 प्लस 2। ओ के बाद आता है p, तो ये 16 हो जाएगा प्लस सी यू वी, p के बाद दूसरा या 22वां अपॉन 2 प्लस 2। तो 16 में हम 22 जोड़ेंगे 38 का हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 19 और 19 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 21। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 21। हम ये विकल्प में देखेंगे, उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आपको त्रिभुज की आकृति दिख रही है। यहाँ पर त्रिभुज की जो है आसपास जो है लाइंस पर 3 अंक लिखे हुए हैं और 1 अंक अंदर है। इनका आपस में जो संबंध है वही हमें दोनों में पता करके आंसर तक पहुंचना है। तो अगर हम इन संख्याओं को ऐड करें 5 प्लस 6 11, 11 में हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा 15, 12 नहीं आ रहा है। अगर हम इनको गुणा करें 5 चौके 20, 20 में 6 को हम घटाएं 14 आएगा। 14 से 12 लाने के लिए हमें 2 को और घटाना पड़ेगा, तो देखते हैं अगर ये बैठता है तो 6 पंजे 30, 30 में से हम 7 घटाएंगे 23, 23 में से 2 घटा के 21। हाँ ये हमारा फॉर्मूला ठीक बैठ रहा है, तो हम यही फॉर्मूला आगे लगाएंगे। 4 को 10 से गुणा करेंगे, उसमें से हम 8 को भाग देंगे और जो आएगा उसमें हम 2 उसमें से और घटाएंगे। ठीक है, यही दे देते हैं, -2 भी करना है हमें। तो 4 10 जा 40, 40 में से 2 गया हमारा, 40 में से 8 गया 32 और 32 में से वापस 2 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 30। तो हम 30 को टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ भी हमें एक वाई शेप की आकृति दिख रही है और इधर हर एक एंड पॉइंट पर अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। इनमें हमें पता करना है कि क्या संबंध है और फिर हम अपने प्रश्नवाचक चिन्ह तक जाएंगे और अपना एक सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इनको हम ऐड करके देखते हैं। 13 में 19 जोड़ेंगे 32, यहाँ तक आया। इन दोनों को हमने 13 और 19 को जोड़ा तो आया हमारा 32। 32 से हमें 4 लाने के लिए इसको 8 से भाग देना पड़ेगा तो हमारा ये 4 आएगा। इधर हम देखते हैं 71 में हम 9 जोड़ेंगे
तो हमारा आएगा 80 और 80 को अगर हम भाग देंगे 8 से तो आएगा हमारा 10। क्या 10 आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल 10 आ रहा है। तो हम यही पैटर्न आगे फॉलो करेंगे। हम 128 में जोड़ेंगे 32, ये आएगा हमारा 130 में 30 जोड़ दीजिए 160, और इसको भी 8 से हम भाग देंगे, 8 दूनी 16 और ये हो गया 20। तो ये 20 आंसर आएगा। हम ऑप्शन में 20 देखेंगे, उसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सेम इसी तरह के पैटर्न पर एक और सवाल है। यहाँ पर आपको सर्कल दिया हुआ है, एक संख्या उसके अंदर है और 4 संख्या उसके चारों तरफ है। तो पैटर्न पता करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। देखते हैं। अब इन्हें अगर हम ऐड करें 8 + 2 10, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। नहीं आ रहा ये। 8 को हम 6 से गुणा करते हैं, 8 6 48, 48 में से 6 2 12, 48 में से 12 घटाएंगे तो 36 आ रहा है हमारा। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं और ये दोनों को गुणा करके इसमें से भाग हम जो है घटा रहे हैं। ऐसे ही 7 5 35 और 8 2 16, ये 46 नहीं आ रहा है। हम एक बार इसमें और इसको करके देखते हैं। 7 8 56, 56 में से 5 दूनी 10 अगर हम घटाएंगे तो 46 आ रहा है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना है? हम ऊपर की और नीचे की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, अगल बगल ये जो हॉरिजॉन्टल संख्या है इनको आपस में गुणा करेंगे और फिर इन्हें आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे हैं 7 और 10, तो इन्हें हम गुणा करेंगे। 10 को 70 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 70। इसमें हमें घटाना है 6 4 24, इसमें से हम 24 घटाएंगे तो हमारा आएगा 10 में से 4 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 46 हमारा आंसर आएगा। हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और इस अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें एक आकृति, इधर 3 आकृति दी हुई है और जैसे हमने अभी प्रश्न देखे हैं तो यहाँ पर बीच में जो अंक है वो इन सभी अंकों से संबंधित है और इन्हीं से कुछ कॉम्बिनेशन करके वो बना है। तो वही पैटर्न हमें पता करना है और सेम पैटर्न हमारा उधर विकल्प में से हम अपना पता कर पाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं कि 41 यहाँ पर किस प्रकार आएगा। हम अगर 56 में 15 जोड़ें, 56 में हम 15 जोड़ें तो हमारा आएगा 71, और 71 को हमें 22 और 8 इनको अगर हम जोड़ें तो आएगा 30। अगर हम इनको आपस में घटाएं तो हमारा आ जाएगा 41। तो ये पैटर्न इधर हमारा बैठ गया है कि हमने इन दोनों संख्याओं का जोड़ करा है, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का आपस में जोड़ करा है और जो इनका योग आया है उसे आपस में हमने घटा दिया, तो हमारा आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न भी एक बार देख लेते हैं। अगले वाला विकल्प इसका जो सेकंड दे रखा है इसका, 46 में 9 हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 55, और 10 + 6 16, इसको अगर हम घटाएंगे 15 में से 6 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, 39 आ रहा है। 39 ही उधर आ रहा है। तो सेम पैटर्न हमारा सेट हो पा रहा है। अगर अब हम इसमें अपने प्रश्नवाचक वाले आकृति की ओर बढ़ेंगे, 34 में हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 45, और 14 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 20। इन्हें आपस में घटाएंगे 5 और इधर आएगा 2, तो 25 हमारा आंसर आएगा। इसको हम टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ बच्चों आपको दिखाया जाएगा कि ये जो वेन डायग्राम है, इधर इन आकृति का आपस में जो संबंध है वही हमें इधर कुछ प्रश्न इस प्रकार दिए होंगे, उनमें पता करना है। तो जैसे आपको ये मालूम ही है, इसका मतलब है कि पहला पदार्थ के अंदर दूसरा समाहित है, उसके अंदर तीसरा। यहाँ पर पहले पदार्थ के अंदर 2 पदार्थ समाहित हैं और दोनों उन पदों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पर 2 पद हैं, आपस में थोड़ा कुछ उनमें संबंध है और वो दोनों एक बड़े पद में समाहित हैं। आखिरी वाला विकल्प दर्शाता है कि एक पदार्थ के अंदर दूसरा पदार्थ समाहित है और एक तीसरा पदार्थ है जो उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे इस प्रकार से, इनमें हमें देखना है कि कौन सी आकृति उसके अनुरूप है।
तो पहला देखते हैं आलू बुखारा, आलू फल। आलू बुखारा बच्चों आप जानते हैं फल होता है, तो फल के अंदर आलू बुखारा और आलू उनसे अलग है, वो एक सब्जी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चौथी आकृति हमारी ठीक बैठेगी। फल के अंदर आलू बुखारा और आलू अलग। तो इसका आंसर जिस भी नंबर पर आपको ये चौथा विकल्प दिखेगा, आप उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, लोग, इंजीनियर, डॉक्टर। तो लोग यानी कि व्यक्ति, व्यक्ति जो है वो इंजीनियर भी हो सकते हैं और डॉक्टर भी, और इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी वाली आकृति हमारी फिट बैठेगी। तो दूसरा वाला विकल्प जिस भी नंबर पर होगा वो आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं, ग्रह, बुध, मंगल। जानते हैं हम बच्चों कि बुध और मंगल क्या हैं? ग्रह हैं, और ये ग्रह के अंदर बुध और मंगल आते हैं। यहाँ भी दूसरे वाला ही हमारा विकल्प ठीक है। तो जिस भी नंबर पर ये दूसरा विकल्प आपको दिखेगा, आप इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं, गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी। गुलदस्ते के अंदर फूल और फूल के अंदर पंखुड़ी, यानी कि एक के अंदर एक हमारा जो पद है वो समाहित है। तो पहला विकल्प होगा इसका, जिस भी नंबर पर ये दिखेगा उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है पृथ्वी, पर्वत और जंगल। पृथ्वी पर पर्वत भी हैं और जंगल भी हैं, यानी कि और इन दोनों का आपस में संबंध नहीं है, तो ये दूसरा विकल्प इधर हमारा फिट बैठेगा। इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य, तारा और चंद्रमा। बच्चों हम जानते हैं कि हमारा सूर्य भी एक तारा है ना। तो यहाँ पर हमारा ये वाला विकल्प ठीक बैठेगा। तारे हैं, उनमें से एक तारा है हमारा सूर्य, और चंद्रमा उनसे अलग है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प हमारा फिट बैठेगा। हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैप्टन और सैनिकों से मिलकर बने 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है। यानी कि एक ग्रुप है जिसमें कितने लोग हैं? 1200 लोग हैं, और वो 1200 क्या क्या मिलकर बने हैं? सैनिक और कैप्टन। हर 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है, यानी कि ये अगर 15 सैनिक हैं तो उनके ऊपर एक कैप्टन, अगर 15 सैनिक हैं तो उनके ऊपर एक कैप्टन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, समूह में कैप्टनों की संख्या कितनी होगी? बच्चों बहुत आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, 15 सैनिकों पर एक कैप्टन, यानी कि हर 16 जो है, अगर 16 लोग देखे जाए उनमें से एक हमारा कैप्टन है। तो अगर हमें कैप्टन का संख्या पता करनी है, तो हम कुल व्यक्तियों में से, यानी कि कुल व्यक्ति कितने हैं हमारे? 1200, उसमें से हम जितनी की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 16 में से एक कैप्टन है, तो उसी को हम भाग दे देंगे। अब हम इसको काटेंगे, इसको हम 4 से काटते हैं। 4 4 16, 4 3 12। अब इसको 2 से काटते हैं, फिर से 2 से काटेंगे, 2 70 14 1 10। आंसर आया है 75। तो हमारे कुल समूह में कैप्टनों की संख्या हो जाएगी 75। हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, यदि 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिन में मार डालें, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मार डालेंगी? बहुत लॉजिकल सा प्रश्न है बच्चों। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक बिल्ली एक चूहे को 100 दिन में ही मारेगी। तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेंगी? 100 दिन में। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी आप समझ सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है M1D1 अपॉन W1। यहाँ पर M से मैन, यानी कितने आदमी हैं, D से डे, और W से वर्क, कितना वर्क है। तो यहाँ पर मैन की जगह हमारी बिल्लियां हैं, तो ये हो जाएगा 100। डे कितने दिन है? 100 दिन है, तो ये भी हो जाएगा 100। और वर्क क्या कर रही है? चूहों को मार रही है, कितनों को? 100 को, तो ये भी हो जाएगा 100। ये हो जाएगा बराबर M2 इंटू D2 अपॉन W2। तो कितना हमारा प्रश्न में पूछा गया है कि 4 बिल्लियां कितने दिन में, ये हमें D2 निकालना है, और
कितने चूहे, यानी कि कितना काम कर रही है, 4 चूहों को मार रही है। इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, और D2 हमारा कितना आ रहा है बच्चों, हमारा आ रहा है 100। तो आंसर आ रहा है हमारा 100। तो हम इधर 100 दिन टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न बोलता है बच्चों, गायों और मुर्गियों के एक समूह में, यानी कि गाय हैं और मुर्गियां हैं, उनका एक ग्रुप है, उसमें पैरों की संख्या, अब ध्यान देने वाली बात है, पैरों की संख्या सिर की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है गायों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम बच्चों सपोज कर लेंगे कि गायों की संख्या हम मान लेंगे x, ठीक है, और हम मुर्गी मान लेंगे कि मुर्गी है हमारी y। तो इनके अगर हम समूह की बात करें, तो इनका अगर हम समूह बोलें तो समूह हो जाएगा इनका x प्लस वाई, ठीक है, गाय और मुर्गी मिलाकर x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ उनके पैरों की बात हो रही है, पैरों का समूह, तो गायों के पैर, एक गाय के 4 पैर, तो ये हो जाएगा 4x, और मुर्गी के पैर, मुर्गी के कितने होते हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, ये हो जाएगा उनके पैरों का समूह। सिर की संख्या के समूह, सिर की संख्या तो वही है उनकी x प्लस वाई, ठीक है, ये है उनके सिर की और ये है पैर की। अब यहाँ पर हमें संबंध दिखाया गया है कि पैरों की संख्या सिर की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, और अगर हमें इस इक्वेशन को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इसका हम दुगना करेंगे, क्योंकि पैरों की संख्या दुगनी है तो हम इसको दुगना करेंगे, और ये 14 अधिक है तो हम इधर भी इसको 14 जोड़ देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, 4x प्लस 2y बराबर, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे हम, 2x प्लस 2y प्लस 14, 2y से 2y कट जाएगा, 4x माइनस 2x बराबर 14, 4x में से 2x गए, बचा 2x इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14/2 यानी कि 7, और x क्या माना था हमने, गाय, तो हमसे गायों की संख्या पूछी गई है, आंसर आ जाएगा हमारा 7। तो हम इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आयुष का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ, यानी कि पिता की शादी के 2 साल बाद आयुष का जन्म हुआ। उसकी माँ उसके पिता से 5 साल छोटी है, तो माँ की उम्र पिता से 5 साल छोटी है, लेकिन 10 साल के आयुष से 20 साल बड़ी है। पिता ने किस उम्र में शादी की थी। अब बच्चों इस प्रश्न को जो है कॉम्प्लिकेट किया गया है, बहुत आसान है, आप इसको समझिए। देखिए आयुष की उम्र यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर दिखी हुई है, तो आयुष की उम्र है 10 साल, ठीक है, तो उसकी माँ की उम्र हो गई, माँ की उम्र कितनी हो गई बच्चों, 20 साल बड़ी है वो, तो उसकी माँ की उम्र हो गई 30 साल, ठीक है ना, 30 वर्ष हो गई उसकी माँ की उम्र, और माँ जो है पिता से 5 साल छोटी है, तो पिता की उम्र हो गई, 30 में 5 जोड़ देंगे 35 साल, पिता की उम्र इस समय है 35 साल। हमसे पूछा गया है पिता ने किस उम्र में शादी की, यानी कि 10 साल का तो आयुष है, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 25, 25 वर्ष पहले उनकी शादी हुई। और पहली लाइन क्या बोल रही है, आयुष का जन्म पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ, यानी कि 2 साल बाद हुआ, तो यानी कि शादी और 2 साल पहले हुई थी, इसमें से हम 2 और घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 23। तो यहाँ हम 23 वर्ष को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।